दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक के उन सभी रिक्त स्थानों की जो कोई ना कोई सत्र में 2020 से 24 तक पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा एग्जाम में, इसका पूरा गारंटी है। चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 5x+2 और 3x-2 का योग होगा। योग क्या होगा, इसलिए इन दोनों को आपस में आपको योग करके देखना पड़ेगा। 5x+2 और इनके बीच में योग करने बोले इसलिए प्लस करना पड़ेगा 3x-2 को। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों तो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। 5 में से 3x क्या हुआ, जुड़ गया तो कितना आ गया 8x आया। तो फाइनल आंसर कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे, इसका योग 8x। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में दिया है किसी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल डैश होगा। तो योगफल और गुणनफल पता करने का ये प्रश्न 2023 में सी सेट में आ चुका था। ये पता करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पर ए बी सी आपको याद होना चाहिए, ए बी और सी। उसके बाद ए को मिटाइए यहाँ से और इन दोनों के नीचे लिख दीजिए। और देखिए इसके जो पहला दिखेगा उसमें माइनस लिखिए उसके सामने, तो ये हो जाएगा योगफल का सूत्र और दूसरा c/a हो जाएगा गुणनफल का सूत्र। फिलहाल अभी शून्यकों का योगफल पूछा है इसलिए योगफल का सूत्र लिखेंगे -b/a। अगर गुणनफल पूछा जाता तो c/a आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x = 2 और y = 3 हो तो समीकरण 7x - 4y = p में p का मान क्या होगा। ये इतना आसान है। देखिए अब यहाँ पर जो दिया है इसमें आपको मान रखना है। जैसे 7 का 7, x की जगह कितना बोले हैं 2 रखना है, और उसके बाद देखिए माइनस का माइनस, y के जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है। हल करिए तो 7 दूनी 14 और 3 चौक 12, 14 में 12 घटा मतलब 2 बचा। तो इस प्रकार से फाइनल आंसर क्या प्राप्त होगा 2 होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में ए सेट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है x = 3 और y = 3 हो तो समीकरण 7x - 4y = p में p का मान क्या होगा। इसमें भी वही कहानी है, आपको इसमें भी क्या करना है, मान को रखना है x और y का मान। तो देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट मान लिख लेता हूँ, 2024 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे मान रखिए क्या हो जाएगा 7 और इसके साइड में x की जगह कितना रखने बोले 3, फिर माइनस और 4 का 4 और y की जगह कितना रखना है 3, तो इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 7 21 और 4 3 हो जाएगा 12, बराबर 3 दोनों आपस में हो जाएगा। देखिए यहाँ से 21 में से 12 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 9 होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे ही है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे तो 7 और x की जगह 2 रखेंगे, -4 और y की जगह कितना रखेंगे 4, और इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 और 4 चौक 16, 14 में 16 माइनस हुआ तो 2 बचा, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या क्या में है माइनस में, तो इसका आंसर होगा -2। छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में पूछा गया था। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वर्ग समीकरण x² - 8x के मूलों का योग है। तो मूलों का योग कितना है ये हमको बताना है। तो मूलों का योग निकालने के लिए देखिए मूलों का योग या योगफल जो भी है, तो इसको हम लोग पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। यहाँ पे देखिए a का मान 1 है और b का मान कितना है आपका 8 है, c आपको नहीं दिया है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग -b/a, b के जगह -8 बिठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टे के नीचे 8 हो जाएगा, तो -8 और बाहर भी 1 है और इधर क्या हो जाएगा 1, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो खाली 8/1 बचेगा, मतलब खाली 8 हम लोग लिख सकते हैं। बहुत आसान था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है तो तीसरा पद क्या होगा। तो इस जहाँ पे nवां पद में दिया है इस n के जगह पे 3 रखिए। तो यहाँ पे देखिए इस n के जगह अगर मैं 3 रखूँगा तो हमको यहाँ पे प्राप्त कितना होगा, 2 3 6 और 1 घटेगा तो आ जाएगा 5। तो आइना तीसरा पद क्या हो जाएगा 5 होगा। 2018 में ए सेट में पूछा गया था, बहुत सिंपल था। 7वां क्वेश्चन ए बी सी हो तो मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती क्या होगा, मान हमको निकाल के बताना है। हम लोग जानते हैं 3 संख्या लिखने का टेक्निक, a/b = b/c। उसके बाद यहाँ पे मध्य में क्या दिख रहा है b, मतलब b का मान निकालना है तो b² = क्या हो जाएगा इधर ac, और b का मान निकालोगे तो हो जाएगा √ac, वो भी प्लस और माइनस में। तो यहाँ पे -b अनुपाती जो मान पूछा गया है उसका मान होगा ±√a और c।
तो b बराबर प्लस माइनस रूट AC लिख सकते हैं। जो भी है यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लोग बिठा सकते हैं इसको। चलिए, ये क्वेश्चन जो है 2018 में B सेट में पूछा गया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, देखिए 12 और 6 का तृतीय अनुपाती होगा। 12 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के तीसरे नंबर पे x मान लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि 12 अनुपात 6 अनुपात x है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 12 के साथ 6 को बिठाएंगे और x के 6 के साथ x को बिठाएंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणित x और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 6 गुणित x, 6 गुणित 6 हो जाएगा, तिरक गुना करेंगे तो 6 गुणित 6 होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि x का मान पता करने के लिए 6 गुना 6 के नीचे हम लोग 12 को बिठाएंगे, यहाँ से कट जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12 और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बचेगा। तो x का फाइनली मान कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार से तृतीय अनुपाती क्या होगा, 3 होगा। इसका मैथ्स आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी, आराम से बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हैं, आपको बनाना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न में पूछा गया है, यदि 18 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो वही सेम कहानी इसमें भी है। आपको क्या करना है, 18 और 6 के तृतीय अनुपाती में आपको क्या बिठाना है, तीसरे नंबर पे x बिठाना है। तृतीय अनु पूछा गया है तो तीसरे नंबर पे, मध्य अनुपाती पूछा गया तो बीच में, और चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा तो चतुर्थ नंबर पे बिठाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लिख सकते हैं हम लोग 18/6 और 6/x, पहले के साथ दूसरे को और दूसरे के साथ तीसरे को हम लोग बिठाते हैं। उसके बाद x का मान पता करने के लिए x यहाँ पे होगा और 18 कहाँ चला जाएगा, देखिए इस 6 के बटे के नीचे, और ये जो 6 है ये चला जाएगा ऊपर। इसके बाद एक 6 के साथ एक 18 कट जाएगा, 3 बचेगा और इसके साथ कैंसिल करके 2 बचेगा। x का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 6 का मध्यानुपाती क्या होगा, इसको पता करना है। तो 2 और 6 का मध्यानुपाती पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 और 6 के बीच में x को मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं, तो 2 यहाँ पे लिख लूँगा मैं। 2 और x के बीच में हम लोग क्या मान के चलेंगे, 2 और 6 के बीच में x मानेंगे। फिर इसको कैसे लिखने का है, 2/x बराबर x/6, और इसके बाद x और x गुना होकर x² हो जाएगा, 6 और 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तिरक गुना करेंगे तो, और x का मान फिर देखिए हमको कितना प्राप्त होगा, बराबर में प्राप्त होगा हमको 2 गुना 2 गुना 2 3, और इसमें से 2 का जोड़ी बना इसलिए 2 बाहर होगा तो हो जाएगा 2√3। तो कुल मिला के इसका मध्यानुपाती होगा 2√3। बहुत आसान था, छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 4 और x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, x का मान पता करना है। तीसरा नंबर पे ऑटोमेटिकली दे दिए है कि हमको क्या करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले 16 के साथ 4 को बिठाएंगे और 4 के साथ फिर x को बिठाएंगे, ठीक ना, ये दिख रहा है आपको। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए x और x, यहाँ से देखिए 16 और x गुना हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 4 गुना होके क्या हो जाएगा, 4 गुना 4। x का मान निकालने के लिए 16 को पक्षांतर करूँगा तो 4 चौक 16 के नीचे आ जाएगा, तो 16 के नीचे आ जाएगा 16, ये दोनों कैंसिल होके x का वैल्यू जो है 1 बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका, देखिए सॉरी, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि, ठीक ना, इसमें लिखा हुआ है यदि हम लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 18:54 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें भी आपको वही विधि से हल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे x के साथ 18 को लिखना है और बराबर फिर 18 के साथ 54 को लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं और आप भी जानते हो इसमें कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का मान निकालने के लिए इसको पक्षांतर कर देंगे 18 को, तो 18 जो है उधर जाके गुना में हो जाएगा 18 के साथ, और यहाँ पे 54 का 54 ही रहेगा। और इस प्रकार से 18 तिया हम लोग जानते हैं 54 होता है और 3 छक्के 18 होता है। तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2022 में B सेट में पूछा गया था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है कि 12, 6 और x, इसका वैल्यू पता कीजिए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए सेम विधि से आपको हल करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12/6 माने बटे 6 और 6/x। उसके बाद x को 12 की जगह लिखिए, तो यहाँ से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणित x बराबर 6 गुना 6, और x = हो जाएगा 6 गुना 6/12। और हम लोग जानते हैं 6 छक 36 होगा, और 36 को 12 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2022 में C सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा आसान सिंपल प्रश्न रहता है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर ला लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक डैश कोटि या फिर कोटि डैश होता है। छत्तीसगढ़ 2018 में सीसेट में पूछा गया था। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और उसी प्रकार से, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि दो अक्ष होता है एक्स और वाई, तो एक्स अक्ष में एक्स का मान होगा, वाई का मान जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार वाई अक्ष में वाई का मान होगा और एक्स का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर डैश होते हैं। तो दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं ये हमको बताना है। अब निर्देशांक अक्ष में हम लोग देख ही रहे कि इसमें दोनों अक्ष एक दूसरे पर परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक ना, तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखना है कि इसमें, ठीक ना, तो यहाँ पे निर्देशांक समतल दोनों अक्ष पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यहाँ पे हम लोग लंबवत नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुजा क्या होगी? तो इसका आंसर भी होगा शून्य। ठीक ना, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स का मान जीरो होता है और एक्स अक्ष पर वाई का मान जीरो होता है। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट बी में पूछा गया था। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु दोनों जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? जीरो और जीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीरो जीरो होता है, ऐसा करके लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में पूछा गया था। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष की प्रवणता क्या है? तो एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होगी? तो एक्स अक्ष की प्रवणता हो जाएगा आपका शून्य, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे शून्य। वाई अक्ष की प्रवणता क्या होगी? तो वाई अक्ष की प्रवणता भी शून्य या फिर आप चाहे तो अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक ना, अपरिभाषित लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद वाला प्रश्न है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 और 0 हो तो यह बिंदु डैश अक्ष पर स्थित होगा। छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा था। तो यहाँ पर 8 और 0 में हम लोग को मालूम है कि इसमें x का मान है, y का मान 0 है। इसका मतलब ये x अक्ष पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका मान दिखेगा शून्य जहाँ पे दिखेगा उसको छोड़ना है, जहाँ पे संख्या दिखेगा शून्य छोड़कर कोई भी संख्या दिखेगा उस अक्ष में स्थित है। तो यहाँ पे कौन से अक्ष में स्थित है? x अक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4 और 0 हो तो यहाँ बिंदु डैश अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि -4 और 0 में -4 जो है ये x अक्ष पर है और 0 जो है y में है। तो किस मान को लेना है? x मान को। इसका मतलब ये x अक्ष पर स्थित है। छत्तीसगढ़ 2019 में सेट सी में पूछा गया था। उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,5 हो तो यह बिंदु डैश अक्ष पर स्थित होगा। तो कहाँ पर स्थित होगा? तो यहाँ बिंदु स्थित होगा y में, क्योंकि अभी देखिए 0 और 5, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किसका मान दिया है? y का मान। x का मान 0 है तो y अक्ष पर स्थित है। 2 साल पूछा गया था, 2019 में सेट बी में और 2023 में सेट ए में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा 4x - y + 5 = 0 की प्रवणता क्या है? प्रवणता पता करने के लिए यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा y का वैल्यू। ठीक ना, तो यहाँ से जो दिया है देखिए 4x - y + 5 = 0, इसमें से -y को रखेंगे और 4x और 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, दोनों उधर जाके माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो y = क्या बचेगा? 4x + 5 बचेगा। इसका मतलब इसकी जो प्रवणता है वो क्या हो जाएगी? खाली देखिए प्रवणता किसके साइड में रहता है? x के साइड में। m का मान x के साइड में रहता है ना, और आखिरी में ये c का मान है। तो यहाँ पे प्रवणता क्या है? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसकी प्रवणता क्या होगी? 4 होगी। ठीक ना, बहुत आसान था। ठीक ना, ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये सब प्रश्न आता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन। फिर देखिए 12 नंबर में लिखा है, छत्तीसगढ़ 2023 में आ चुका था प्रश्न, और इसमें लिखा हुआ है कि 4√3x - 2y + 5 की प्रवणता ज्ञात करिए। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी सेम इसी मेथड से हल करेंगे और इसमें y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, पहले से ही दिया है इसमें 4√3x क्या दिया है? 2y + 5 दिया है। तो यहाँ पे चलिए इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे प्लस होएगा 5 = 0 दिया है। यहाँ से y का मान निकालने के लिए 4√3x और 5 को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा देखिए -2y, और ये दोनों उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। तो -4√3x और माइनस हो जाएगा 5, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और 2 को पक्षांतर कर देंगे। तो y = यहाँ से हो जाएगा देखिए -2 इधर नीचे जाके इन दोनों में भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे -2 भाग फिर माइनस हो जाएगा और
5 बटे हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस इसमें भी कैंसिल होगा, 4 के साथ 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो कुल मिला के बचा 2√3 एक्स के साइड में, तो इसका वैल्यू होगा 2√3। बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1090 - 34 का मान होगा। अब 1090 - 34 का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। ये एक ऐसे आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से एक नंबर जो भी नंबर का आता है इसमें 1 नंबर 2 नंबर ये हासिल करना बहुत ही आसान होता है और इतना सिंपल प्रश्न होता है दोस्तों, इस प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए पूछा है 90 - 34, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको अगर हम लोग जानते हैं कि सूत्र लगाएंगे तो 1090 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट 56 डिग्री, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, कॉट 56 डिग्री लिख सकते हैं। इसको घटाइए जो आएगा और 10 का क्या होता है, कॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ 2017 में सेट सी में पूछा था। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कॉस 90 - 67, तो इसको हम लोग कॉस है तो कॉस का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, साइन होता है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं साइन और 23 डिग्री 90 में 67 घटाएंगे तो 23 बचेगा, तो 23 डिग्री यहाँ पे होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में ये सेट में पूछा गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1090 - 56 का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट 10 का कॉट होता है, 90 में 56 घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 34। तो यहाँ पे 34 भी नोट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, ठीक है ना, 34 नोट करिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से नोट कर देता हूँ मैं, कॉट 34 डिग्री छत्तीसगढ़ 2017 में सेट बी में आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में ये सेट में पूछा गया था। तो tan थीटा तो 1 हो तो थीटा का मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो tan थीटा और सोचना पड़ेगा कि कितना डिग्री का मान 1 आता है, तो tan 45 का मान आता है, तो tan 45 लिखेंगे, दोनों tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या बचेगा, 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री होगा। 15 नंबर में है कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो तो इसमें थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस के कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का कॉस थीटा और बराबर कॉस 1 जो है कॉस 0 डिग्री का मान है। इस प्रकार से यहाँ पे कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 0 बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। छत्तीसगढ़ 2022 में सेट बी में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर साइन के कितना डिग्री का मान 1 आता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान, इस प्रकार से साइन 90 लिखेंगे, दोनों साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या बचा 90, तो यहाँ पे 90 डिग्री आंसर होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ, जब भी स्क्वायर स्क्वायर वाला दिखेगा, 2 स्क्वायर दिखेगा, उसका आंसर आंख बंद करके आप 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर को छोड़ देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसमें 1 बच गया। सेक और tan तो दिख रहा है स्क्वायर में, 1 नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। छत्तीसगढ़ 2023 में बी में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1/2 साइन 30 और कॉसेक 70, 1/2 साइन 17 कॉसेक 17 का मान होगा। अब देखिए इसका इतना आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिग्री 0, 30, 45, 60 और 90 इनको छोड़कर कुछ भी डिग्री दिखेगा तो आप ध्यान रखिएगा वो सब कटने वाला है, तो पूरा कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 1/2, इसका आंसर होगा 1/2। ये ट्रिक है, याद रखना दोस्तों। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन या फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan 90 माइनस थीटा, ये डायरेक्ट सूत्र है, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिखेंगे, 2024 में ए सेट में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या है, तो ये भी सिंपल डायरेक्ट सूत्र है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में सेट बी में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉस 90 माइनस थीटा का मान होगा, क्या होगा साइन थीटा होगा, क्योंकि ये सिंपल डायरेक्ट सूत्र ही पूछा है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ 2024 में सेट सी में आया था। 7वां इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। छत्तीसगढ़ 2018 में और 2023 में सेट सी में पूछा गया था। तो समरूप बहुभुज, ऐसा बहुभुज जैसे त्रिभुज भी एक बहुभुज के अंदर आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 से ज़्यादा भुजा है, तो बहुत सारा भुजा है, तो इसमें संगत भुजाएं मतलब लंब और लंब जो है ये भुजाएं क्या होगी, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि जो समरूप है, दिखने में समान है, तो समरूप बहुभुज का भुजाएं भी क्या होगी, समान होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए समरूप बहुभुज जब भी आपको पूछा जाएगा
ठीक ना, क्योंकि इस तरह के सवाल आते ही हैं। तो समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं हमेशा क्या होगी, आप इसको लिख सकते हैं कि ये भुजाएं समान अनुपात में होगी। क्या होगी, समान अनुपात में होगी। ये ध्यान देना, समान अनुपात, क्योंकि दोनों एक समान नहीं होगा लेकिन एक समान अनुपात में होगा। समरूप बहुभुज के संगत कोण डैश होते हैं। छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था समरूप बहुभुज के संगत कोण। तो समरूप बहुभुज के संगत कोण भी क्या होंगे, कोण भी समरूप होंगे। ठीक ना, 8वां नंबर समरूप या फिर बराबर होंगे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बराबर होंगे, तो यहाँ पे बराबर नोट कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सभी सर्वांग सम बहुभुज क्या होते हैं। तो सभी सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान दिखे। तो अगर मान के चले ये 2 का है तो या ये भी 2 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, ये 4 है, इधर भी 4 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समान ही दिखेगा। अगर सर्वांग सम है तो समान दिखेगा, मतलब समरूप दिखेगा। लेकिन समरूप है तो सर्वांग सम नहीं होगा, ये ध्यान देना। सर्वांग सम को समरूप बोल सकते हैं लेकिन समरूप को सर्वांग सम नहीं बोल सकते। छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में पूछा था और 19 में से ए सेट में और 22 में सी सेट में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत आईएमपी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर डैश होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक वृत्त है और इस वृत्त के ये जो व्यास है, ठीक ना, इस व्यास के हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है, इस वृत्त के जो व्यास है साइड में, ये जो व्यास है, इस व्यास के यहाँ पे समांतर जो लाइन हम लोग खींचेंगे तो ये लेखा एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, समांतर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर समांतर, समांतर होती है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश करता है। क्या करता है, देखिए ये कोई वृत्त है और इस केंद्र से अगर हम लोग कोई एक जीवा पर ऐसे लंब डालेंगे तो ये लंब क्या करता है, इस जीवा को 2 भागों में समद्विभाजित करते। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समद्विभाजित, ठीक ना, क्या लिखेंगे, समद्विभाजित करता है। बहुत आसान है, छत्तीसगढ़ 2022 में सेट ए में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है। तो वृत्त के, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र और ये जीवा है, जीवा पर ऐसे मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंब होती है। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में आया था। उसके बाद दिया है एक वृत्त के 2 चाप बराबर है तो उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डैश होगा, बराबर होगा। ठीक ना, अगर चाप बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। मतलब पूछ रहा है कि यहाँ से कोई वृत्त है, अब यहाँ से ए और बी, मान के चलो ऐसा ए और बी, और यहाँ पे ले लिया हम लोग सी और डी। तो ये अगर केंद्र पे जितना कोण बनाएगा तो इस तरह भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो बनाएगा भाई। इधर भी 60 होगा तो इधर भी 60 होगा, इधर 70 होगा तो 70 होगा, बराबर कोण बनाएगा, इसलिए बराबर हुआ। फिर लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसलिए हम लोग 10 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ना। उसी प्रकार पूछा है एक वृत्त का व्यास 10 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद 19 नंबर में पूछा है किसी वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या का क्या होता है। तो वृत्त का जो व्यास है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा 2 गुना। छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ए में, 2024 में सेट ए में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिधि, वृत्त की परिधि किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण डैश होता है। 2019 में बी सेट में आया था। तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण क्या होती है। तो वृत्त के किसी परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। इसका आंसर हमको सोच समझ के फिर इसमें पूरा देखिए समझ के हमको इसका आंसर देना है कि किसी भी वृत्त का व्यास, ठीक ना, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण डैश होता है। छत्तीसगढ़ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए आपका कि इसका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कितना होता है, समकोण होता है या फिर 90 डिग्री होता है, ये ध्यान देना। तो कोई भी वृत्त बना देते हैं हम लोग, इस वृत्त के अगर इसके केंद्र पर कोई भी कोण बनाएगा तो यहाँ का कोण को हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो 90 हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का डैश कहलाता है। तो जो केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर कोई लाइन हम लोग खींच रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं,
व्यास बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, व्यास बोलेंगे। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, उसका नाम भी व्यास ही है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बताया। तो ये जो वृत्त है, बाहर से एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितना खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2023 में सी सेट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर डैश अंश बनाती है। तो कितना अंश बनाती है, तो षष्टभुज में 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना, 60 अंश का, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 2024 में बी सेट में आया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, वृत्त का अंश माप डैश होता है। तो वृत्त के अंश का माप कितना होता है, पूरा एक वृत्त जो है, दुनिया का पूरा वृत्त कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का अंश का माप 360 अंश होता है। छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में पूछा था। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के अंतर्गत खींची समदशभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर डैश अंश का कोण बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36 डिग्री का। कितना, समदशभुज बोले ना, तो 360 को सीधा सीधा 10 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36/1 मतलब 36 लिख सकते हैं। तो 36 अंश का बनाते हैं, क्योंकि 360 को 10 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग कितने का होगा, 36 अंश का होगा। छत्तीसगढ़ 2024 में सी सेट में आया था। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के अंतर्गत खींची समअष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितने का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर 300 वृत्त के अंतर्गत खींची समअष्टभुजा की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना अंश बनाएगा। तो 360 को आप सीधा सीधा भाग दे दीजिए, कितना से, 8 से। तो सीधा सीधा भाग देने से 8 से भाग देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 45, ठीक ना। हम लोग जानते हैं 45 8 कितना होता है, 360। तो कुल मिला के इसका अंश कितना बन रहा है, एक एक का 45 अंश। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना भुजा रहेगा, समदश बोले इसलिए 10 से भाग दिया, समअष्ट बोले इसलिए 8 से भाग दिया, समषष्ठ बोले तो 6 से भाग दिया। ऐसा भाग दे दे के आपको आंसर लिखना है। 2024 में ये सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को डैश संख्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में आया था। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को डैश संख्या बोलते हैं। तो देखिए, जहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या आ जाएगा, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चन में लगभग टाइम क्या होगा। जहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या आ जाएगा तो वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या वास्तविक संख्या होगी, ठीक ना। मतलब परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन से क्या संख्या बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि मैं अगर एक खाली संख्या को और एक परिमेय संख्या को और एक खाली अपरिमेय संख्या, इसको अगर हल करूंगा तो ये हल होकर तो कुल मिला के वही आएगा ना, 2√3/2 आएगा। मतलब एक अपरिमेय संख्या ही बनेगा आखिरी में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। चलिए 7वां क्वेश्चन, सम संख्याओं का वर्ग सदैव डैश संख्या होता है। तो सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, तो इसके लिए आपको खुद देखिए, खुद आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रफ में सम संख्या, हम लोग अपने मन से एक सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 2 ले लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो इनका योग, वर्ग करने बोले हैं, सम संख्या का वर्ग। तो 2 का अगर वर्ग करके हम लोग देखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अगर हम लोग कोई एक सम संख्या ले लिए, जैसे ले लिए 6 का वर्ग कर दिया कितना है, 36। तो ये भी एक सम है। तो सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। 2019 में ये में पूछा गया था। विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या एक मान के चलिए 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9। तो विषम संख्या का वर्ग क्या आता है, विषम आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विषम, ठीक ना, बहुत आसान था। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ 2019 में सेट सी में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए, कथन पी का निषेध कथन को संकेत से दर्शाते हैं। तो निषेध के सामने ऐसे आपको इस निशान से दर्शाना है। तो पी के सामने इस निशान को लगा देंगे तो इसी को बोलेंगे निषेध चिन्ह, टिल्ड बोलते हैं इसको, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद √2 एक संख्या है। तो √2 एक क्या संख्या है, तो हम लोग जानते ही है √2 एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी रूट वाला संख्या है सब अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि p एक पूर्णांक है तो पूर्णांक नहीं है, वो पूर्णांक नहीं है तो डैश होगा। तो ये 11 नंबर का आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं,
p एक पूर्णांक है, वो पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार निषेध लगा देंगे कि पूर्णांक p जो है पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार के निशान लगाएंगे। ऊपर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि p का निषेध कथन क्या है, तो p के सामने निषेध चिन्ह लगाएंगे, उसी निशान को इधर लगा दिए। चलिए एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p अंतर्भाव q को गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे, तो हम लोग इम्प्लाइज का निशान का उपयोग करेंगे। इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज निशान बोलेंगे इसको, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इम्प्लाइज बोलते हैं। तो इस निशान को क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज। तो इस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 60+ क्वेश्चन बताया हूँ। इस वीडियो को शुरू से आप लोग सभी देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सत्य असत्य के ऐसे 60+ वीडियो, जो कि एग्ज़ाम में आप अगर पढ़ के जाएंगे तो ज़रूर आपको उसमें से भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।